ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों, आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना प्रसन्न हूँ। आज हमारे साथ में मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय, सर्वोत्कृष्ट और सबसे अनुभवी कलाकार सुबोध भावे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज तक 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, 30 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में और 9 स्टेज प्लेस, नाट्यों में उन्होंने काम किया हुआ है। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सर्वोत्कृष्ट फिल्में जिन्हें कहा जाता है, बाल गंधर्व हो, कट्यार काळजात घुसली, लोकमान्य, तो इन जैसी जिन्हें सर्वोत्कृष्ट फिल्में कहा जाता है, उन फिल्मों में वे मुख्य भूमिका में रह चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया फिल्में, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, उसमें वे मुख्य भूमिका में रह चुके हैं। और साथ में ही है हमारे साथ में मनप्रीत सिंह धामी जी, जो इससे पहले भी एक बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं उनकी बुलबुले फिल्म के संदर्भ में। तो अभी उनकी अगली फिल्म आ रही है, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, जिसमें सुबोध भावे जी भी मुख्य भूमिका में है। तो उसी फिल्म के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर जरूर जरूर करना। सबसे पहले सुबोध भावे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म के साथ में आपका संयोग कैसे बना? मतलब कैसे आपने इस फिल्म के लिए हाँ कहा, या फिर इस प्रोजेक्ट को पहली बार जब आपके सामने आया तो आपके अंदर कैसे विचार थे, क्या विचार थे आपके, यही मैं जानना चाहूंगा सर सबसे पहले। सबसे पहले तो प्रतीक, थैंक यू। मुझे और मनप्रीत दोनों को यहाँ पे आपने बुलाया, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत ही प्रेम पूर्वक नमस्कार। अ, ये बहुत ही एक अहम फिल्म है इस साल की, और अ, मेरे लाइफ की भी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि मनप्रीत के लाइफ की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। जी। तो जितना उसने अभ्यास किया है, जितना उसने पढ़ा है, जितना उसने पैशन के साथ एक घटना से इंस्पायर होकर इस फिल्म को किया है, तो वो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फिल्म में उतरा है। और जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर हो, या टीजर हो, या अब आया हुआ ट्रेलर हो, या गाने हो, तो जो भी इस फिल्म के बारे में जितना क्रिएटिव आ रहा है, तो लोग उसको अपने आप उसको शेयर कर रहे हैं, दूसरों तो जी। भेज रहे हैं, और चाहते हैं कि किसी भी हाल में जाके इस फिल्म को थिएटर में जाके देखें। तो जो चीज अ, मनप्रीत अपने फिल्म के थ्रू कहना चाहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी भाषा से नफरत करता हूँ, लेकिन मराठी होने के बाद मैं आज तक मैंने अपनी भाषा की बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मराठी में छोटे रोल करने का। लेकिन जब बात हिंदी की आती है, तो मैं छोटा रोल बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये तो सबसे पहली बात है। मैं समझता हूँ कि जितने बड़े एक्टर्स हिंदी में हैं, उतने ही कमाल के एक्टर्स मराठी में हैं। और बल्कि वो मराठी एक्टर्स है, इसलिए उनको हिंदी भाषा में अगर छोटा मोटा या ऐसा कुछ रोल दिया जाए, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। हिंदी भारत की कई सारी भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है, वैसे ही मराठी महत्वपूर्ण है। कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तो मैं समझता हूं ये सब भाषा जो है, ये भारत को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी एक भाषा में अगर मुझे काम मिले, और वो भी ऐसा मिले कि ताकि चलो हम हिंदी में काम कर रहे हैं, आप मराठी हो तो आपको कुछ दे दिया हमने, तो इस तरीके का काम मैं नहीं करता हूं। लेकिन जब मनप्रीत मेरे पास आया और उसने मुझे कहानी सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लैंग्वेज कौन सी भी हो, चाहे वो म्यूट फिल्म करता, तब भी मैं ये फिल्म करता, क्योंकि जो कहना चाहता है फिल्म के द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कहना चाहता है वो अपने इतिहास के बारे में कहना चाहता है, वो भारत की संस्कृति के बारे में कहना चाहता है, वो भारत का वो इतिहास लोगों के सामने लेके आना चाहता है, जो आज तक हमारे किताबों से, हमारे स्कूल के किताबों से हमारे सामने कभी लाया नहीं गया। अब क्यों नहीं लाया गया, किसने उसको रोक के देखा, ये मेरा अभ्यास का विषय नहीं है। अभ्यास का विषय ये है कि इतना सारा हमारे पास, इतना बड़ा खजाना है भारत में, जिसको छुपा के रखा है। और जी। किनका इतिहास हमारे सामने लेके आ रहे हैं, कि जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा आक्रमण किए,
चाहे वो मुगल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो पोर्तुगीज हो, तो इन सब के बारे में हमें पता है। हमें पता है हेनरी कौन था, हमें पता है लुई कौन था, हमें पता है फ्रेंच राज्य क्रांति क्या थी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आहोम साम्राज्य क्या था। हमें ये नहीं पता है कि विजयनगर का साम्राज्य क्या था। हमें ये नहीं पता है कि चोला साम्राज्य क्या था। हमें ये नहीं पता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य क्या था। हमें ये नहीं पता है कि कई साल पहले, कई हजार साल पहले भी भारत दुनिया से व्यापार करता रहा। आज भी अगर आप इंडोनेशिया जाओगे, ईस्टर्न कंट्रीज जाओगे, तो वहां पे भगवान श्री राम को पूजा जाता है। इसका मतलब बिल्कुल यह है कि कई हजार साल पहले भारत का कई देशों के साथ व्यापार चलता था, एक कल्चरल एक एक्सचेंज होता था। इसीलिए तो ये सारी जो संस्कृति की जो पहचान है हमें कई देशों में पाई मिलती है, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे जावा हो, चाहे सुमात्रा हो। तो आज तक हमें बताया गया भाई। और दूसरी बात यह है कि कभी भी भारत के किसी भी राजा ने किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। बिल्कुल हमारे धर्म को किसी भी दूसरे देश के लोगों पे नहीं जबरदस्ती तो नहीं थोपा। तो ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। हमारी संस्कृति यह है कि सबके साथ हम मिलजुल के रहते हैं। हमारी संस्कृत में एक बहुत अच्छा वर्ड है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं, एक फैमिली जैसा मानते हैं। और इसीलिए हम सबके साथ मिलजुल के प्यार से, मोहब्बत के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जी लड़ाई झगड़ों में भारत वाले लोग विश्वास नहीं रखते। तो ये जो सभ्यता है भारत की, ये जो संस्कृति है भारत की, ये जो परंपरा है भारत की, ये मुगलों के आने के बाद नहीं शुरू हुई। ये कई हजार सालों तक यहाँ थी। तो अगर यहाँ पे थी तो उसको छुपाई क्यों गई? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं भी एक इतिहास का प्रशंसक हूं। मैं भी जानना चाहता हूं मेरे देश के इतिहास के बारे में। मुझे भी बहुत फक्र है, बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है मेरे देश के इतिहास के बारे में। और मुझे तो स्कूल में डेफिनेटली, अब महाराष्ट्र में हूं, और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ना पढ़ाया जाए तो स्कूल ही बंद हो जाएंगे भाई। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम निकाला जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पूरा होगा। मतलब जिसको हम बिल्कुल स्वतंत्रता का युद्ध कहते हैं, उसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। तो उनका इतिहास तो जी पढ़ा सर नहीं है। मेरे मेरे लेकिन सर मेरे किताब में एक एक सिर्फ फोटो फोटो दैट्स इट। देखिए, आईसीसी स्कूल से था। सो यू कैन इमेजिन। तो हमारे 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 इतिहास में भी हमने गुरु गोविंद सिंह जी का नाम पढ़ा था, हमने राणा प्रताप जी का नाम पढ़ा था। लेकिन उनका काम क्या था ये नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया क्या था? जी बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो मुझे लगता है कि भाई इनके साथ ये भी तो लोग थे जो सबसे मतलब भारत के रहने वाले थे, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? मुझे नहीं पता था विजयनगर का साम्राज्य के बारे में। मुझे नहीं पता था, जब तक ये फिल्म मैंने नहीं की तब तक आहोम साम्राज्य के बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत शर्मनाक महसूस हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो जैसा मनप्रीत कहना चाहता है कि अगर हम बचपन से अपने जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधे के ऊपर आगे जाके देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाए, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन उनको अपने इतिहास के बारे में गर्व महसूस होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि भाई हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में एक सभ्यता है, जिस देश की एक संस्कृति है, जिस देश में प्यार के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और ये वो बिल्कुल प्यार ही है जो भारत से सभी देशों में फैला हुआ है। चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे वो प्रभु श्री कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, कोई भी हो। तो इन सब ने क्या दिया है हमें? इन्होंने दिया है प्यार, एक दूसरे से किया हुआ प्यार। तो प्यार इस धर्म की, इस भूमि की जड़ से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द है जिसको आप भारत से जुदा नहीं कर सकते। तो हमने पूरे दुनिया को क्या दिया? प्यार दिया। और जो आक्रामक थे उन्होंने हमें क्या दिया? हिंसा दी, अत्याचार बिल्कुल दिया। उनके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, जिस देश की मिट्टी में प्यार है, जिस देश की मिट्टी में शौर्य है, वो हम नहीं पढ़ा रहे। तो भाई ये जी बहुत बुरा लगा। और मनप्रीत जब आया था, उसने जब ये सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं, मैं भी यहाँ शूटिंग कर रहा हूं, और मनप्रीत जब बोलना शुरू करेगा तो मुझे बोलने का मौका नहीं देगा, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना बोल लेता। तो ठीक है मनप्रीत जब आया था तो
तो मैं चाहता था, देखो मैं किसी भी डायरेक्टर से मिलता हूँ ना, मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। मैं डायरेक्टर को बिल्कुल। कहता हूँ कि भाई आपके दिमाग में जो स्टोरी है ना, वो आप मुझे नरेट करें। और जब कोई भी डायरेक्टर या कोई भी राइटर उसकी स्टोरी नरेट करता है ना, तो जिस पैशन के साथ, जिस मेहनत के साथ उस फिल्म से वो जुड़ा हुआ है, वो पूरी मेहनत, वो पूरी पैशन उसकी आंखों में दिखती है। और जब मनप्रीत ये स्टोरी मुझे नरेट कर रहा था, हालांकि 25 मिनट में उसने पूरी मुझे कहानी नरेट की, और मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, और उसके अंदर एक आग दिखाई दी। लगा कि ये साला बंदा कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, और अगर अच्छा करना चाहता है तो मुझे उसके साथ जुड़ना है, बस, बाकी कुछ नहीं। जी। दोस्तों, सुबोध सर के पास में समय बहुत कम है क्योंकि वे शूटिंग के बीच में से समय निकालकर हमारे साथ में जुड़े हैं। तो मनप्रीत जी, मैं सबसे पहले 1-2 प्रश्न और उनसे पूछ लेता हूं ताकि वे अगर बाद में जाना चाहे तो फिर जा सकते हैं। तो सुबोध सर, अ, एक तो विदिशा आक्रांताओं का महिमा मंडन, ये तो एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात है ही जो आपने बताई, परंतु साथ में ही अ, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ में बहुत सारी ऐसी बातें जोड़कर पढ़ानी शुरू की जिनका हमारी संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, परंतु कई दशकों से वो बातें हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए हैं। तो क्या जब आपने ये फिल्म करने के बारे में हाँ बोला तो आपको कुछ संकोच हुआ कि इतनी वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी मान्यताओं को ये एक प्रकार से ये फिल्म ध्वस्त करने वाली है या उस पर आघात करने वाली है? तो क्या वो फिल्म साइन करते समय आपको कुछ संकोच हुआ या फिर बाद में शूटिंग के समय कोई ऐसा सीन या डायलॉग या ऐसा कोई संवाद आया हो जिसको लेकर के आपको लगा हो कि यार, आपके मन में कुछ प्रश्न आया हो, उस सीन को लेकर के संकोच हुआ हो, उसके बारे में प्लीज बताइए। आ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। देखो मैंने आज तक 6 बायोपिक किए हैं। जी जी। रियल टाइम कैरेक्टर के ऊपर मैंने काम किया है, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, या बाल गंधर्व हो, या संत तुकाराम हो, या छत्रपति शिवाजी महाराज हो। तो जब मैं जी। रियल लाइफ कैरेक्टर करता हूं ना, तो मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूं, ताकि उनके व्यक्तित्व के ऊपर मेरे एक्टिंग से कोई दाग ना लगे। इसलिए मैं जी। बहुत ही कॉन्शियस रहता हूं कि मेरी कोई भी हरकत, कि मेरी कोई भी एक्सप्रेशन, मेरी कोई भी मूवमेंट ऐसी ना हो जिससे उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचे। तो मैं जी। बड़ा कॉन्शियस होता हूं। लेकिन ये जो कहानी है, ये इंस्पायर्ड बाय है, ये कोई हम्म। बायोपिक नहीं है, ये इंस्पायर्ड बाय है। और वो जो कहना चाहता है, उसके पीछे उसकी स्टडी है, उसका अभ्यास है कई सालों का। बिल्कुल। तो आज के तारीख में मुझे लगता है कि जो कहना चाहता है वो झूठ तो है नहीं। बहुत सारे पुस्तकों को, बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि इस तरीके के कुछ चीजें हैं वो समाज के सामने लाया जाए। और जिनके ऊपर ये कहानी इंस्पायर्ड है, उनके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। और वो भी एक लॉजिकल इंसान थे, जो पहले नास्तिक थे, बाद में आस्तिक बने। और मैं समझता हूँ कि नास्तिक आस्तिक ऐसा होता नहीं है, नास्तिक भी आस्तिक ही होता है, क्योंकि जिसके ऊपर उसकी कहीं ना कहीं श्रद्धा पर तो नहीं है, विश्वास करता है वो वो। भी एक हाँ, उसी पे विश्वास करता है। तो श्रद्धा सभी के मन में होती है, हम उसको श्रद्धा वाला या श्रद्धाहीन नहीं बुला सकते। जो जिसके जिसको अपने विचारों के ऊपर भरोसा है, श्रद्धा है, वो आस्तिक ही है, चाहे वो भगवान को माने या ना माने। लेकिन मुझे लगता बिल्कुल। है कि हमारे हमारे हिंदुस्तान में ये कितनी गर्व की बात है। देखो आज तक हमारे यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, किसी ने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की कि आपको इसका, आपकी आपको इसको नमस्कार करना होगा या इसकी उपासना करनी होगी। हमने कहा है कि भाई, आप जिसे चाहे पूजो, जिसकी चाहे पूजा करो। आपको लग रहा है कि नहीं पूजा करो, तब भी आप हिंदू हो। आपको लग रहा है कि पूजा करो, तब भी आप हिंदू हो। तो ये जो बात है ना, कि एक खुलापन है अपने धर्म के अंदर, एक खुलापन है स्वतंत्रता। हिंदू संस्कृति के अंदर, एक खुलापन है भारत की संस्कृति के अंदर, कि आपको जिसे चाहे आप उसको पूज सकते हो, जिसे चाहे आप उसकी तपस्या कर सकते हो, उसको अपने दिल के अंदर बिठा के उसकी श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा कर सकते हो। तो ये जो है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे किताबों में भी है। और जो बिल्कुल। मनप्रीत कहना चाहता है कि वो सारी चीजें हम में हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ाई गई। और मुझे, जब मैं किसी भी फिल्म को लेता हूं ना, तो एक बार जब मैंने उसे हाँ कह दिया, तो भाई हाँ कह दिया। उसके बाद हमारी जितनी भी चर्चा हुई सेट पे,
या हमारे जितने भी डिस्कशन हुए वो कंटेंट को लेकर नहीं हुए, जी। वो सीन के एग्जीक्यूशन को लेके हुए। हाँ, बराबर। ताकि ताकि मनप्रीत से मैं उम्र में भी थोड़ा बड़ा हूं और बहुत सारी फिल्में भी दिग्दर्शन का की भी है। अनुभव है आपको। हाँ, कटियार वो तो बात काळजात अलग है। तो मैं बहुत हालांकि ज्यादा ही डायरेक्टर नहीं आपका। हूं, मैं तो हाँ, नहीं नहीं, वो एक होता है ना कि हमें आदत बन गई है कि कम समय में ज्यादा काम निकालने का। तो बिल्कुल। कभी कभी ऐसे होता है कि हम डायरेक्टर को बोलते हैं कि भाई मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से ये सीन को करें तो तेरा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, लेकिन हम फास्ट काम कर सकेंगे। तो जो बिल्कुल। डिस्कशन हुआ है ना वो उसी के ऊपर हुआ है, कंटेंट को लेके कोई डिस्कशन सेट पे नहीं हुआ। और अगर हुआ भी जी, होगा तो वो सेट पे जाने से पहले हुआ है, सेट पे जाने के बाद जी, नहीं। मैंने मनप्रीत पे पूरा बिल्कुल। भरोसा किया, मैंने स्क्रिप्ट पे पूरा भरोसा किया और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। जी सर, और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। फिल्म से अलग हटकर आपके जीवन के बारे में, मतलब 85 फिल्में, 30 से ज्यादा टीवी सीरियल्स, 9 स्टेज प्लेस, ड्रामाज, तो इतने कम, मतलब जितना मैंने देखा लगभग सन 2000 के बाद में ही आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। तो आप इंडस्ट्री से सबसे पहले तो कैसे जुड़े? क्या फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जुड़े, या फिर आपका कुछ मतलब कैसे आप इंडस्ट्री में कैसे आए? और इतनी लगातार इतने वर्षों तक इतना सारा, मतलब 85 फिल्में, 30 टीवी सीरीज, और टीवी सीरीज में तो कितना समय देना पड़ता है, तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? और इंडस्ट्री में सब आप कैसे आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्रतीक, मेरा लाइफ का स्टोरी बहुत बोरिंग है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैं तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट समय संक्षेप है में। हमारे फिल्म के ऊपर, उसको, हाँ, उसको मैं ज्यादा देर तक बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन जी, जी। मैं बहुत गर्व से साथ कहना चाहता हूँ कि भाई इस नाट्य कला ने या ये एक्टिंग की कला ने मुझे जो दिया है ना, वो मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा है मुझ पर। कि मेरी कोई भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज तक इतना काम करने का सौभाग्य मिला। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे राइटर का है, मेरे डायरेक्टर का है और मेरे प्रोड्यूसर का है। अगर ये तीनों नहीं रहते, ये मेरे त्रिदेव है, अगर ये तीनों नहीं रहते तो मैं इतना काम ही नहीं कर सकता। तो जो भी मैंने आज तक किया है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टू माय राइटर्स, टू माय डायरेक्टर्स एंड माय प्रोड्यूसर्स। उन्होंने चाहा, उन्होंने मुझे काम दिया, इसलिए मैंने इतना काम किया। और सबसे आखिरी मेरे ऑडियंस, जिन्होंने मुझ पे जी, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, और वो चाहते हैं कि मुझे अलग अलग रूप में देखे, तो उनके सामने मैं अलग अलग रूप में आ रहा हूँ। तो मुझे कहने में बड़ी बड़ी खुशी होगी आज कि ये मेरा 25वां साल है इंडस्ट्री में, 25th ईयर ऑफ माय एक्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। और ये साल में मेरी 100वीं 100 फिल्में कंप्लीट करूंगा। 100 फिल्में मेरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मराठी है, बंगाली है, मलयालम है, हिंदी है। तो हर भाषा में मैंने काम किया है और मुझे बहुत गर्व है कि भारत की 4 महत्वपूर्ण भाषा से मैं जुड़ा हुआ हूं। जी। सर, जाताना शेवटी एकदा आपल्या मराठी दर्शकांसाठी जर काही संदेश द्यायचा असेल या पिक्चर, या चित्रपटाबद्दल, तर प्लीज सर काही. नक्कीच मला असं वाटतं की आजपर्यंत मराठी चित्रपटात काम करून मराठी भाषेबद्दल, मराठी चित्रपटांबद्दल मी कायमच आग्रही राहिलो होतो. अ, आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही माझ्या इतर चित्रपटांवरती प्रेम करता, त्याच पद्धतीने हा चित्रपट देखील 30 मे पासून चित्रपटगृहात रिलीज होणार आहे आणि तुम्ही आवर्जून जाऊन बघाल. मला खूप साऱ्यांनी मेसेजेस पाठवलेत वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती की आम्ही सर हा चित्रपट जाऊन बघणार. तर नक्की बघा. हा चित्रपट म्हणजे प्रोपगंडा फिल्म नाही. हा कुठल्याही बिल्कुल. पक्षाचा फिल्म नाही. बरोबर. हा चित्रपट आहे, हा भारताचा चित्रपट आहे. इट्स इंडियन फिल्म. जी 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 फिल्म भारताची गोष्ट सांगू बघतीये. आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही पक्षाचा काही संबंध नाही. ना मनप्रीत कुठल्या पक्षाचा आहे, ना मी कुठल्या पक्षाचा आहे. त्यामुळे ज्यांना असं वाटतं की हे प्रोपगंडा फिल्म आहे, त्यांच्यासाठी मी नम्रपणाने सांगतो की मी कुठल्याही प्रोपगंडा फिल्ममध्ये काम करत नाही. आणि त्याच्यासाठी करायचं असेल तर मी जेव्हा पक्षाचा एखादा निवडणुकीचा कार्यक्रम असतो ना, तेव्हा बाकायदा मी त्यांच्याकडनं पैसे घेईन आणि त्यांचा प्रचार करीन. पण असल्या प्रोपगंडा फिल्म मी करणार नाही. कारण फिल्म आणि पक्षाचा प्रचार या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यासाठी मला फिल्मच्या माध्यमातून कुठल्याही पक्षाचा प्रचार करण्याची गरज नाही. पण भारत हा जर माझा पक्ष असेल तर हो, हा भारताचा प्रचार करणारा चित्रपट आहे. आता भारताचा प्रचार करणारा चित्रपट आहे म्हणजे काय, ते तुम्ही सिनेमा बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल. तुम्ही नक्की बघाल आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचवाल. प्रतीक, तू इथे बोलवलंस त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुझ्या मनापासून आभार, तुझ्या दर्शकांचे आभार. सगळ्यांना मनापासून प्रेम. जय हिंद, जय. जी, जी. मी रजा घेऊ.
हो सर, साइलेंट सर। थैंक यू दोस्तों मनप्रीत, सी यू, सुबोध सर ने बाय हमें केवल 10 मिनट कहा था, परंतु फिर भी उन्होंने हमें 20 बाय। मिनट दिए। आज रात को भी 12 बजे तक वे शूटिंग में रहने वाले हैं, परंतु इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने समय निकाला। इस कारण से मैं फिर से एक बार उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो मनप्रीत जी, सबसे पहले तो हाँ जी। बताइए कैसे लग रहा है। मतलब आज से 4 वर्ष पहले हमने बुलबुले के संदर्भ में आपके साथ में चर्चा की थी। बुलबुले का मैंने रिव्यू भी किया था, आपके साथ में बात भी हुई थी। तो एक खुद के पैसे लगाकर आपने बुलबुले को बनाया था। एक शॉर्ट फिल्म हम उसे एक प्रकार से कह सकते हैं, वो मेन स्ट्रीम फिल्म भी नहीं थी। और वहां से लेकर के आपने फिर से एक बार उसी प्रकार से इतना बड़ा, मतलब मैं कहूंगा कि रिस्क ली है आपने, कि आप ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि इंडस्ट्री में से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा कोई मतलब प्रोडक्शन हाउस कह लीजिए या कोई भी। तो आपको पता है कि ये रिस्क आप ले रहे हैं, खुद के घर से आप पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने इतनी बड़ी रिस्क कैसे ली, इसके पीछे का आपका मतलब कैसे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली सर? आपने जितनी ये बातें बोली प्रतीक ना, उसमें क्या है कि शायद आपको लग रहा होगा कि ये एक जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जब तक नहीं आती है तो चीज अच्छी बन नहीं सकती। ठीक है। कोई भी अच्छी फिल्म भाई पैसे से नहीं बनती है। ठीक है। अच्छी फिल्म एक जज्बे से बनती है, एक पैशन होता है, एक सोच है, एक विजन है, उससे बनती है। तो जैसे सुबोध सर ने कि जब वो मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने स्क्रिप्ट उन्होंने मेरी आंखों में देख लिया। तो वो शायद आंखों में वो सच्चाई थी, तो वो करना था। फिर जब एक बार मैं एक पंजाबी सिख बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोग में ये बताया जाता है एक बार जब कर लिया दृढ़ निश्चय फिर कर लिया, फिर नहीं देखनी, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे, वो वाला थोड़ा सा एक, और वो भी देखो मैं संस्कृत आया मेरे। ठीक है, किसी एजुकेशन सिस्टम से नहीं आया वो मेरे कल्चर से आया है कि अगर है कोई जंग तो लो आखिरी तक, हद तक जाओ। तो यार वो रिस्क, हाँ, एक एक नजरिए से देखा जाए तो वो रिस्क है, पर एक नजरिए से देखा जाए तो आपको लगेगा अगर बहुत सारी फिल्में देखोगे ना, तो वो पता है इतनी अच्छी क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि उसमें राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों का अलाइनमेंट नहीं होता। ठीक है। ये बहुत बड़ा कारण है, शायद ये इंडस्ट्री से बाहर लोग को नहीं पता होगा। इस कारण से ही फिल्में बहुत सारी अच्छी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि राइटर खराब है, डायरेक्टर खराब है या प्रोड्यूसर खराब है, इन तीनों की अलाइनमेंट नहीं होती है। मेरे इस ये जो आप बता रहे हो जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम में भी मेरे में एक मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसमें राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो पूरी विजन के हिसाब से अलाइन। ठीक है। और जब वो अलाइन होगी तो वो मैं काम, हालांकि भले इसके जितने नुकसान हो, लेकिन मैं उसके उसके पॉजिटिव्स को देख के मैं आगे बढ़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार रिस्क तो एक एलिमेंट एक आता ही है, बट जो मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे गुस्सा था कि मुझे गलत क्यों पढ़ा गया। मेरी ऐसे ऐसे ऐसी चीजें मेरे लाइफ में मैंने की हैं, मुझे समझ में आया कि उसका कारण हिस्ट्री था जो मैंने पढ़ा। मुझे याद है मैं तानाजी मूवी देखने भी नहीं गया था, क्योंकि हम तो कभी जीते ही नहीं यार, तो ये सब तो ये वैसी फिल्में बना रहे हैं, तो क्या फायदा देखने का, तो मैं कभी देखने ही नहीं गया। इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दोस हिस्ट्री बुक हैड ऑन मी कि मैं वो फिल्म देखने भी नहीं गया। अगर मैं तानाजी के बारे में कुछ जान सकता मैं जाना भी नहीं, तो मैं वंचित हो गया उस बात से। और भी ऐसे 3-4 कुछ पर्सनल चीजें मेरी लाइफ में हुई जहां पे मुझे इतना गुस्सा आया कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना यार, मैं मेरे डिसीजन पे क्यों फर्क आ रहा है, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस। फिर आई वाज 3-4 साल, जब मैं 4 साल पहले आई वाज जस्ट लाइक अ टिपिकल ब्रेन वॉश्ड, यू नो, कूल एजुकेटेड, ड्यूड। एलीट एजुकेटेड पर्सन, जो वैसा इतना नहीं, लेकिन फिर भी था जो भी हाँ एनवायरनमेंट वैसे ही हाँ, था। होता है, सबके सबके लेकिन साथ में होता है ऐसा। तो जब मुझे बताया किसी ने 4 साल पहले कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री बुक में सब गलत है, तो मैं हंसने लग गया। मैं कहा क्या बात कर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप कभी इतना ध्यान ही नहीं देते उस चीज को यार। हिस्ट्री बस एक सब्जेक्ट है, एक मार्क्स के लिए आप लिख के याद करके रख के लिख के आ जाते हो, एंड दैट्स इट। तो जब मुझे पता लगा और फिर मैं इस जर्नी में नीलाद्रि सर से मिला, और फिर वहां पे मुझे और मैं पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता हूँ प्रतीक, पर मैं उतना ज्यादा मुझे पढ़ना पसंद, इस केस में मुझे बहुत सारा ने में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और 4 साल लग गए, सब कुछ लग गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कहते हैं ना, जब आप लक फेवर्स द ब्रेव भी शायद सुना होगा, एक वो है ना। तो मैं चला, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि मैं 3 साल से फाइनेंसेस भी देख रहा, मुझे कहीं मिले नहीं। एक कहीं कुछ ऐसा हो गया कि आई वाज एबल टू डू दैट। सो एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस, यू नो। तो पता नहीं भगवान की कृपा, किसकी कृपा क्या है, लक है, आई डोंट नो। बट आई जस्ट, मेरे को ये था जो मैं मेरे आने वाली जनरेशन ना चले वो।
जो मेरे साथ हुआ है उनके साथ ना हो। मुझे बिल्कुल याद है मैं जब मैं 12 साल पहले मैं यूरोप में गया था, आई वेरी इंफीरियर बिकॉज़ आई हैड नो आइडिया अबाउट माय हिस्ट्री। लेकिन जब मुझे हिस्ट्री के बारे में पता, और जब मैं अब बाहर घूमता हूँ तो मजाक से कोई मुझे गोरा बोल के कुछ कह दे कुछ, बिकॉज़ हिस्ट्री गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और एक किसी ने कहा कि किसी की अगर फ्यूचर खराब करना हो तो उसकी हिस्ट्री छीन लो उससे। तो जब मुझे ये बिल्कुल बात समझ में आई, तो मुझे ये अपना कर्तव्य लगा कि ये मेरा कर्तव्य है अभी, ठीक है? राइट नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे करनी है। बिल्कुल ये पर्पस है मेरे लिए। मेरे अगर ये पर्पस पूरा, तो हालाँकि मुझसे अच्छे डायरेक्टर, मुझसे अच्छे राइटर, मुझसे अच्छे प्रोड्यूसर बैठे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अंदर से आवाज़ है, यार ये मुझे ही करना चाहिए अगर कोई नहीं कर रहा। और इंडस्ट्री से मुझे कोई उम्मीद ना थी भाई। एकला चलोरे वाला आप थोड़ा-सा जो है वो मेरे में है, ठीक है? कि कोई बात नहीं। बट अच्छी बात ये है कि मैं एकला चलोरे वाले फंडे से चला, बट सुबोध सर जैसे लोग जब आ जाते हैं तो एकला चलोरे नहीं रहता, फिर वो लोग जुड़ जाते हैं। तो लोग जुट उनमें जाते हैं। हाँ, तो फिर मुझे और हिम्मत मिल जाती है। और अगर फ़िल्म या ट्रेलर या जो भी चीज़ किसी को ठीक लग रही है, तो वो सिर्फ़ मेरी बदौलत नहीं है। वो मेरी हाँ, टीम पूरी के, टीम का मेरे एफर्ट एक्टर्स है के उसके पीछे। एफर्ट, मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा एक ड्राइवर हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ एंड दैट्स हुँ। इट, और कुछ नहीं है। और आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो पिछले, मतलब जब से आपने इस फ़िल्म पर काम करना शुरू किया, ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री के कई लोगों से मिले होंगे, अलग-अलग कामों के संदर्भ में मिले होंगे। तो कुछ एक नेगेटिव और एक सकारात्मक अनुभव आप बताइए कि कहीं से आपको बिल्कुल ही ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हो और कहीं से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसे ऐसे 2 अलग-अलग एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज़ बताइए। कुछ तो आपने अनुभव किया ही होगा पिछले 4 वर्षों में। सो मैंने एक्टर्स को 2 साल पहले अप्रोच करना शुरू किया था, ठीक है? जी, और शायद आपको मैं बता देता हूँ, करीब 50 से 60 के ऊपर एक्टर्स को मैंने अप्रोच किया बॉलीवुड में। मोस्ट ऑफ देम इग्नोर्ड मी और डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट, ठीक है? और बहुत लोगों ने मना कर दिया। तो मुझे लगा यार कि ठीक है, मुझे पता था कि इंडस्ट्री हैज़ फीलिंग्स, बट मुझे ये नहीं लगता था कि यार इतना ऐसा है। एंड एक आध जिसने हाँ भी की, वो बोलता है मनप्रिया, आई लव द स्क्रिप्ट बट आई जस्ट कैन नॉट डू इट बिकॉज़ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे करियर के लिए, वो बहुत वो हो सकते हो। तो सॉरी यार, मैं इस पे काम नहीं कर सकता, कभी अगला प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे बताना। सो आई देन आई रियलाइज्ड, आई एम लाइक वाओ, दिस मच फील इज देयर, ऐसा मैं क्या बता रहा हूँ मूवी में भाई। कोई मतलब इट इज जस्ट अ मूवी यार, मतलब इट्स एन मूवी इज जस्ट अ व्यू, यू कैन ऑलवेज इग्नोर इट। आई मीन यू एंड ऐसा नहीं कि सुबोध सर मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं प्रतीक, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ मतलब थोड़े से डिफरेंट ओपिनियंस, बट एट द सेम टाइम आपको एज एन एक्टर देखना चाहिए। एंड सुबोध सर के आने बिल्कुल। के बाद चार चांद लग गया, मतलब ऐसे मूवी मतलब हो गई, मतलब आई एम ग्लैड वो एक्टर्स ने मना किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं थैंक यू कहता हूँ हाथ जोड़ के जिन लोगों ने मुझे मना किया। वो सर जैसे लोग मिले। एंड आप शायद हिंदी देखने वालों को पता नहीं है कि सुबोध सर क्या चीज है, ठीक है? उनको बिल्कुल, आइडिया बहुत नहीं है, बहुत गज़ब क्योंकि के मैंने कलाकार उनको है वे, और डायरेक्ट किया। उनकी हिम्मत को मैं तो कहूँगा सच में, मतलब सलाम करना होगा कि आप ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह रहे हैं और उसके लिए पूरा डेडिकेशन भी उनका वो दे रहे हैं, तो ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। उन्होंने फुल सपोर्ट दिया मुझे। और उन्होंने और ज़रा सवाल भी नहीं पूछा, अच्छा ये करना है? चल ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो और मैंने उनके ना डायरेक्शन, उनके होने का भी मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। अब उन्होंने आपको शायद बताया नहीं, बहुत हम्बल है वो। सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सीन कैसे करूँ? तो एंड दिस इज़ वेयर व्हेन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड गुड हार्टेड पर्सन कम्स ऑन बोर्ड, तो वो गुड इंटेंशन हम लोग सबको फ़ायदा कर जाता है। ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एफर्ट नहीं है भाई, ये मेरी टीम का एफर्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब आई फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हू आर देयर। नीरज आत्री सर को मैं बिल्कुल, मतलब बहुत ही स्पेशल तरीके से उन्होंने की तरह मेरा पूरा साथ दिया, मुझे गाइड किया। मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद भी उन्होंने हमेशा चर्चा जारी रखी मेरे साथ, और आज तक वो मुझसे बात करते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लोग भी बहुत मिले, हुँ, मुझे पुश करते रहे। अब कई बिल्कुल। एक्टर्स की, एक एक्टर ने जैसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, बट उनकी डिमांड ऐसी थी कि भाई हमारे 6-7 5-6 लड़के आएँगे, हेयर बॉय आएगा, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मैंने कहा यार, यार आपको पता है कि हम अपने बड़े कम पैसे बना रहे हैं, आपको मतलब आपको फ़िल्म पसंद है तो आप उसके नहीं, नहीं ये तो मिनिमम है, वो यहाँ रहेंगे, 5 स्टार में रहेंगे, वो रहेंगे। तो मैं फिर मैं बोल के आ गया, मैं कहा रहने दे भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है ना? मतलब नहीं, जो आप हुआ, जितना मैं तो कहता हूँ जितने जो मैं हुआ बहुत डीओपी अच्छा और हुआ। जितने ईश्वर की इच्छा ही होगी कि सुबोध सर आए इस प्रोजेक्ट के साथ में, इसी कारण से वो भी हुआ होगा।
नहीं वो तो बहुत अच्छा हुआ, बल्कि बहुत सही किया मैंने उनको मना करके। मैंने कहा भाई कोई जरूरत नहीं, मेरे को हो गए तुम जो भी हो। मैं आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ एरोगेंस भाई, मैं कोई रूडनेस से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसलिए क्योंकि जब कोई किसी भी विजन या सोल को अंडर एस्टिमेट करके बात करता कि मेरे और अपने कि मेरे 5 ये बॉय आएंगे 6 बॉय आएंगे, तो मेरा बहुत क्लियर मामला है भाई प्रतीक। मैं अपने सेट पे मुझे पूरा डेडिकेशन चाहिए, मुझे कोई जबरदस्ती का भाव नहीं झेलना। आई एम वेरी बिल्कुल। स्ट्रांग पर्टिकुलर अबाउट दैट अच्छा एंड अच्छा वो ये वेरी सपोर्टिव। जी जी तो इसलिए मैं अच्छा बहुत ये तो I'm एक्टर्स की glad बात कि मैं उसको भी मना किया और जी अच्छा ये तो एक्टर्स की बात हो गई, लेकिन जैसे कोई प्रोडक्शन हाउस हो या कोई ओटीटी हो जिनके पास आप इस फिल्म को लेकर के गए हो, या फिर बाद में फिल्म का भी जब आपका प्रमोशन चल रहा है उस समय आपको किसी ने मना किया हो कि नहीं हम इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे, या फिर ओटीटी के पास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रोड्यूसर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब मैंने लास्ट फिल्म बनाई उसके बाद मैं ओटीटी में काफी मैं गया था, तो उसके बाद 2-3 साल तक मेरी जो जर्नी चली मुझे समझ में आया यहाँ कुछ नहीं होना है, तो मैं इस हम्म। फिल्म को लेके मैं कहीं नहीं गया। और अच्छी अच्छा। बात है कि मनुसियत नहीं आई कहीं ना कहीं, तो शायद वो इसीलिए इतने दिल से बन सकी मूवी, क्योंकि जब कोई देखो स्टूडियो जब बैकिंग करता है ना प्रतीक, तो पॉजिटिव्स तो आते ही हैं बिकॉज आपके पास बहुत सारा पैसा या पैसा, रहता है, बट उसके साथ फिर कॉन्स भी बहुत आते हैं रिस्ट्रिक्शंस कि उनके। ये करना है, ये इसको ऐसे चेंज कर दो। तो यार एक अब एक दिल से आपने किसी चीज को पैदा किया है तो उसको अभी आप दिल से ही करना चाहोगे, ये नहीं बिल्कुल। बोलोगे इसका हाथ 5 इंच बढ़ा दो, उसका लाभ 8 इंच बढ़ा दो, तो इंसान नहीं लगेगा ना वो चीज को नहीं, वो तो मनप्रीत जी बिल्कुल आपको मतलब सीबीएफसी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, उसके बारे में मैंने काफी सुना कि कुछ 50 कट के बारे में कुछ लगाने के लिए कहा था, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस प्लीज बताइए। यार मतलब जब देखो एक तो फिल्म बनाना ही हमारे लेवल पे बहुत एक बड़ी एक वॉर होती है, इतने कम बजट में और इतने कम डे में शूट किया है ये, और ये करीब 2.25 2.5 घंटे की मूवी है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, हम्म। हमें लगा कि हाँ यार अब मूवी बन गई तो हो गया हमारा काम, हमें लगा कि हमने चलो हो गया हमारा, बट नाउ सेंसर बोर्ड इज अनदर फाइट ऑल टुगेदर। वहां पे मतलब जब हम गए और वहां पे उन्होंने मुझे 50 कट्स और मॉडिफिकेशंस बोले, मैंने कहा यार ये तो मूवी खत्म 50 में, तो 50 कट्स मतलब इट्स लाइक मूवी खत्म आपकी, मतलब यू आर जस्ट फिनिश्ड, व्हाटएवर यू हैव डन फॉर लास्ट 3-4 इयर्स फिनिश्ड। तो उसमें क्या थे कि मतलब अच्छा बात है कि मैं खुद पढ़ के आया था थोड़ा बहुत, तो आई कुड गिव द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ये देखो ये लिखा हुआ, मैंने कुछ अलग से कहीं से कुछ नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मैंने सारे रेफरेंसेस दी। तो उसमें भी वो कहते हैं फिर कि आप अकबर को बुरा नहीं दिखा सकते, आप टीपू सुल्तान को बुरा नहीं दिखा सकते, तो मेरे पंजाबी से मेरे दिमाग में ये निकला क्यों तेरा प्यो लगता है, मतलब तेरा बाप लगता है क्या वो, मतलब मेरे दिमाग से ये निकला वो, तो मतलब बिल्कुल। ये चीज थी। एंड वो 3-4 मंथ्स, तो वो 3-4 महीने ऐसे थे यार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अब क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है यार, आप इतनी मेहनत करते हो फिर आप घबरा जाते हो कि आप आपकी मूवी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि 50 कट में तो खत्म आपकी मूवी। फिर कहीं से एक तो मैंने कहा ना कि मैं फिर जब निश्चय लेके चलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आखिरी तक जाऊं। फिर मैंने मैं सारे हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए, उसके बाद मैं फिर रिवाइजिंग कमेटी में गया, रिवाइजिंग कमेटी के ओके। सामने अपनी बात रखी कि ये देखिए ये मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे रेफरेंसेस हैं, मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, फिर उन्होंने 4 या 5 कट्स जो भी थे और करके फिर वो उसको आगे दिया, बिकॉज मैंने सिंपल सी बात है, इट्स अ मूवी, ठीक है। और फिर बिल्कुल। मेरा था क्या जोधार कौन सी आपकी हिस्टोरिक करेक्टनेस थी उसमें यार, कौन सा जोधा थी वहां, बिल्कुल। मुगले आजम में कौन सी अनारकली स्टोरी थी यार, कौन सी ये कहानी है, उसका कौन सा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे झूठ पड़ा के मैं आपको विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने एक्टर्स को बताया मुगले आजम के बारे में, तो वो मुझसे लड़ पड़ा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा अपना कुछ वो आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा। मैंने कहा अरे भाई वो नहीं सही है, वो नहीं सच है, इट्स जस्ट अ फिक्शन, ठीक है। सो इमेजिन तक इतनी इंग्रेन हो चुकी है पब्लिक के दिमाग में बैठ चुकी है वो बातें कि वो उनको मानने तक को कम से कम काफी टाइम लग गया, बिकॉज बैठ जाती है बातें वो यार दिमाग में। तो एनीवे मतलब CPFC was a very distinct, but I'm glad आखिरी में I'm thankful to revising committee, उन्होंने कम से कम और समझा जो मेरी अभी बात को और अभी जो आगे 4-5 कट लगाने के लिए बोले हैं उन्होंने, क्या उससे कुछ फिल्म के नैरेटिव पर फर्क पड़ रहा है, या वो उतने कुछ महत्वपूर्ण नहीं है वो 4-5 कट? उतने खास नहीं है, मतलब अगर ना करते तो अच्छा, बेहतर होता मतलब मेरे फिल्म लिए, के लेकिन नैरेटिव पर कोई असर नहीं होगा उससे? क्या होता है कि फिर ऐसा होता है ना कि यार कि फिर तो मैं उसको भी लड़ने बैठ जाता, फिर तो मूवी का फिर क्या होता, वो फिर कुछ
फिर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस, बट दे वर वेरी माइनर कॉम्प्रोमाइजेस कि हाँ चलो ठीक है। ओके। तो जो वो एक फिल्म में था ना, सरकार किसी की, वो सिस्टम हमारा है, भाई वो कहीं ना कहीं अभी भी है। ये मैंने देखा है, मैंने झेला है, और मैं देख रहा हूँ। सीबीएफसी में ऐसा है, जब 50 कट मेरे पास आए थे ना, तो समझ में आ गया था मुझे सिस्टम इसके हाथ में है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ एक्टर्स ने आपको मुगले आजम को लेकर के ऐसा कुछ आक्षेप लिया, आपके साथ में लड़ पड़े इस प्रकार की बात। तो क्या फिल्म के भी किसी सीन में कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि यार ये कैसे तुम दिखा सकते हो, या फिल्म पर सेट पर किसी ने कुछ विरोध किया हो किसी बात का लेकर के, ऐसा कुछ हुआ था? देखो ऐसा है कि ऐसे एक्टर्स थे जो मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजिकल लीनिंग से आते हैं जो नहीं एग्री करते हमारे उससे, ठीक है, जो नैरेटिव या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बट वो एज एन एक्टर वो आते हैं, ठीक है। वो ऐसे कुछ एक्टर में समझ होती है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं ऐसे एग्री नहीं करता, बट जो तुम चाह रहे हो मंत्री एज अ कैरेक्टर में, वो मैं तुम्हें करके दूंगा, ठीक है। तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यह है कि मेरा कैरेक्टर जो बात कहना चाह रहा है, वो अगर आप ढंग से आप उसको व्यक्त कर सकते हो तो ठीक है, मेरा काम हो गया। रेखा और भारद्वाज जो ब्रेन वॉश जो ब्रेन सॉरी, जो ब्रेन वॉश रिपब्लिक जिस पुस्तक पर फिल्म आधारित है नीरज अत्री जी की, क्या सुबोध भावे जी ने उस पुस्तक को पढ़ा? उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब आपने दी थी उन्हें पढ़ने के लिए या क्या? एक्चुअली क्या है कि ये मूवी पूरी उनकी बुक से इंस्पायर्ड नहीं है प्रतीक। अच्छा। उनसे, उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो उनकी आरटीआई वाली स्टोरी इंस्पायर्ड है, उनकी बुक से ओके। बहुत, बुक से मैं नहीं बोलूंगा, बुक से ओके। कुछ इंस्पिरेशंस लिए हैं, डेफिनेटली लिए हैं। तब ऑब्वियस बात है, ओके। उनकी ओके। उनके आरटीआई की पूरी कहानी तो उनके बुक से तो ऑब्वियस बात कुछ पूछा है, बट पूरा ऐसा नहीं है। अरुण शौरी जी की जो किताब है मिलियन हिस्टोरियंस है, मक्खन लाल जी के अपने किताब है एजुकेटिंग टू डिसरप्ट एंड कंफ्यूज। तो ये और भी सारी किताबें और लोगों के एक्सपीरियंस है, जो मूवी में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नीरज यात्री जी के सर के लाइफ और मेरी लाइफ का कॉम्बिनेशन है। मैंने झेला 4 साल, जब मैं गया हिस्टोरियन के पास कि ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ अर लाइफ, एंड इसीलिए आपको सच्चाई उसमें भाई, क्योंकि वो चीज मैंने भी ना, वो झेली है। मैंने भी वो जी है वो लाइफ, कि जब जिसको पता ही नहीं क्या होता है, और वो जब जाता है अंदर तो उसको क्या क्या दिक्कतें बनने में। और मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, नीरज यात्री सर भी साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो वो एक काफी, और सर ने मुझे कहा कि मंत्री तुम्हारे और मेरे में बहुत समानताएं हैं, तो और दोनों हम पंजाबी हैं, तो नीरज सर, तो यू नो वो एक चीज है। या मतलब उनकी किताब से कुछ मेरे को ऑब्वियस बात सीखने को मिला। तो और जब मैंने सब सुबोध सर को मैंने किताब तब दी, जब वो शूट पे थे, सेट पे थे, तब वो किताब अच्छा। दी। और तब जब मैं, हाँ, सर जब बैठे होते थे अपने अपने जहाँ पे आराम कर रहे होते, हम मैं बाकी एक्टर्स के साथ शूट कर रहा होता था, तो वो जब वापस आता था, अबे मनप्रीत ऐसा हुआ था क्या, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं। तो मैं उनको किताबें अपनी देता रहता, सर चलो ठीक पढ़ते रहो। तो पूरे टाइम पे वो किताबें ही पढ़ते रहते थे, जब उनको देता रहता था। एंड ही इज वेरी मच इनटू रीडिंग, मतलब विच इज अ ग्रेट थिंग। वो बहुत किताबें पढ़ते हैं। तो अच्छा। जब मैं सेट दूसरे एक्टर तो सर के पीछे किताबें पढ़ रहे होते थे, तो उसमें से नीलाद्री सर की किताब दी, की किताब दी। तो मतलब इट्स अ वेरी, मतलब सबके लिए एक रेवलेशन था। तो उस रेवलेशन में ही एक वो हैरानगी की भी सच्चाई मुंह में दिखे, चेहरे पे दिखी वो, समझ रहे हो? क्योंकि जब नमित जो कैरेक्टर जो सब प्ले कर रहे हैं उनके दिखा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू नो हाउ समटाइम्स सम थिंग्स फॉल इन प्लेस। तो मुझे कभी कभी लगता है शायद कुछ अच्छी चीजें शायद हमने होंगी पहले, शायद तभी कुछ ठीक ठीक हुई। दिक्कतें भी आई, अच्छा बट ठीक है, कोई गल, वो तो दिक्कतें जी। आती रहती है। और मनप्रीत जी, मुझे मैं फिर से आपसे वही एक शुरुआत में जो मैंने बात पूछी थी उसी को थोड़ा सा और मैं फिर से पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आपके संस्कार ऐसे रहे हैं कि जो रिस्क है वो आप लेना पसंद करते हैं, परंतु फिर भी देखिए, मैंने जितना इंडस्ट्री में देखा है, जो भी मतलब कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स रहे हैं, उनको रातों रात ऐसे रिकॉग्निशन मिल जाता है, पूरा एक इकोसिस्टम है जो उनको मतलब उनकी पब्लिसिटी करने लग जाता है, उनका महिमा मंडन करने लग जाता है, क्योंकि एक वोक थीम की वो कुछ फिल्म बना देते हैं। मतलब जो एक लेफ्ट का नैरेटिव रहा है उसको लेकर के एक घिसे पीटे पैटर्न में, टेम्पलेट में आप कुछ बना दो, पेट्रियार्की को लेकर के या फेमिनिज्म को लेकर के, या उसी प्रकार का कुछ सिमिलर पैटर्न में अगर आप कुछ बनाते हैं, तो आपको तुरंत रातों रात रिकॉग्निशन मिल जाता है, इंडस्ट्री में एक जगह मिल जाती है। तो आपको ऑब्वियसली, आपने स्टडी की हुई है फिल्म की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो आपको भी ये बातें ऑब्वियसली पता होंगी। परंतु ये पता होने के बाद भी आपने ये कठिन रास्ता क्यों चुना कि नहीं मैं ये करूंगा, मुझे वो आसान रास्ता पता है, वहां पर सक्सेस बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतने प्रॉब्लम्स, एक्टर्स के द्वारा ना कहना, कोई पीछे खड़ा नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, इतना सब होने के बाद भी आपने ये कैसे किया? आई
पता नहीं यार भाई, ये प्रति का मुझे जवाब नहीं, कुछ करना है तो करना है, बस बात खत्म। सच्ची मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं इसको कैसे इंटेलेक्चुअल के वर्ड्स में आपको बताऊं। बस पता था कि करना है, बस अंदर पता लग गया था। आई डोंट नो यार, शायद ये बचपना है, बेवकूफी है, या दिलेरी है, मुझे नहीं पता। मुझे इसका आंसर तो समय बताएगा, बट मुझे बस लगा कि ये मुझे करना है तो करना है, बस दैट्स। बढ़िया है कि हाँ, जब ये एक रिस्क लेने का ऐसे इसलिए भी आता है क्योंकि यार देखिए, जो आप किसी का किसी चीज पास होता है ना, तो फिर विश्वास में फिर डाउट्स नहीं होते हैं फिर, भले वो हम्म। आपकी कुछ कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हो। लेकिन मैं हमेशा एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स में मुझे जीत हारने से ज्यादा मुझे खेलने मजा आता था। ठीक है, हम्म। तो मैं फुटबॉल खेलता था, मेरे फादर फुटबॉल प्लेयर थे, तो अ, एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ने मुझे वो बहुत वो दिखाया कि जो भी होगा देखा जाएगा, चल ले जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, हाँ रिस्क लिया है, और शायद मैं बहुत ज्यादा बचपने में रिस्क कह सकते हैं, दिलेरी में लिया। मैंने वही कहा कि बस बताएगा, मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा था मुझे करना है तो मैंने किया। करना है। अच्छा, आपने अभी तक फिल्म को किसी को दिखाया है, मतलब आपकी टीम में से मैं कह रहा हूँ, बाहर तो ऑब्वियसली कोई स्क्रीनिंग वगैरह अभी तक नहीं हुई है, परंतु आपने क्या किसी को अभी तक फिल्म दिखाई है, और अगर दिखाई है तो उनका रिएक्शन कैसा रहा फिल्म के ऊपर? यार अभी एक हमने ना टेक प्रीमियर किया, टेक प्रीमियर होता है, जो हम टेक्निकलिटीज चेक करते हैं कि मूवीज के साउंड ठीक ओके। है, वीएफएक्स ठीक है, एडीआई ठीक है, कलरिंग ठीक है, हम उसकी टेक प्रीमियर करते हैं, अपनी टीम के लोग बनाते हैं और कुछ अपने आसपास के लोग की, चलो मूवी का बता दो कैसी लग रही है, तो उनको हमने 1 महीने पहले बुलाया था। तो दे अब तो मैं, ये तो कोई भी वो डायरेक्टर बोलेगा इट, दे रियली लाइक इट, ये तो कोई भी बोलेगा। तो यू नो, तो मैं, अगर उन्होंने भी मेरे को यही बात बोली है, तो मैं उनकी बातों को लेके मतलब चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाऊंगा, और जिसने बोला है खराब है तो उसको लेके वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मायूस भी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसकी बात को सीरियसली लूं, किसकी बात को सीरियसली ना लूं, बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि मैंने दिल से मूवी बनाई है, मेरे एक्टर्स ने बहुत सही काम किया, मेरे राइटर, मैं जितने हमारे आसपास के लोग इन्वॉल्व, उन्होंने अच्छा काम किया। तो अब उसका रिजल्ट जो है वो आपको हल्का हल्का के थ्रू दिख जाएगा। तो मैं ये कहना नहीं चाहता बहुत बढ़िया मूवी लोग देखिए और आप सब लोग जाके देखिए, मैं बहुत बोरिंग जवाब है यार, मुझे तो लगता है इट्स अ वेरी टिपिकल जवाब। ट्रेलर सही लगे भाई जाके देखो, नहीं ट्रेलर तो मत देखो, बिकॉज मेरा पहला पैरामीटर यही है ऑडियंस कहने का, जब तक चीज सही ना हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी की हो, तब तक आपको नहीं देखनी चाहिए। हम्म। और आपकी फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन रहा, मतलब जब आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, क्या उन्हें इसके बारे में पता था आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर फिल्म बनने के बाद उन्हें पता चला, और जब पता चला तो कैसा उनका रिएक्शन था? ऑब्वियसली सपोर्टिव तो है ही है, बट दे नेवर रियली आस्क बियॉन्ड अ पॉइंट कि किस चीज पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो बिकॉज ऑब्वियस बात है, वो उतने नहीं जानकार हैं इन चीजों के, तो उनका कि हाँ ठीक कर रहे हो तो चलो करो, अब क्या है उनका। बन गई तो मैंने, जब उन्होंने ट्रेलर देखा, कह रहा ट्रेलर तो ठीक है, बट यार पंजाबी में क्या है जी, अंग्रेजी बड़ी है कि यार, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है वो, you know, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उनसे मुझे ये चीज समझ में आई कि मुझे ना जहाँ जहाँ भी मूवी में इंग्लिश आ रही है, वहां फिर मैंने नीचे हिंदी कर दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। जी उससे जी। क्या होता है ना यार, क्योंकि मैं अपने बुलबुले में भी शायद कि यार इतनी जी। अंग्रेजी तो सबको आती है, अंग्रेजी सबको आती है, बट मुझे बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं यार, मुझे अपने फादर मम्मी और मदर की जनरेशन तक भी पहुंचना है मुझे। तो मैंने जहां जहां बिल्कुल अंग्रेजी आ रही बिल्कुल। थी वहां पे, तो तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे बताया कि यार, उन्होंने देखो सबसे पहला क्रेडिट मेरे फादर से ही है यार, अंग्रेजी बहुत है, वो भी ट्रेलर देख के हाँ उन्होंने हाँ बोला। हाँ। तो अच्छी बात है कि उस ट्रेलर से मैंने सीखा, तो उसको मैंने फिर हिंदी में किया, तो हाँ उनका यही रिएक्शन है। बाकी दे आर वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स द थिंग कि हाँ जो कर रहा है ठीक है यार, हम पीछे हैं, बस वो वाला हिसाब है। बाकी तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ जरूरी कहा होता नहीं। है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहे, वे पीछे खड़े रहे, यही बहुत बड़ी बात होती है। और जस्ट मैं मतलब एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा फिल्म से अभी एक बात। हटकर थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सुबोध भावे जी की, मतलब अभी आपके साथ में काम कर रहे थे, आपने उन्हें कास्ट किया, तो उनकी कुछ फिल्में देखी क्या आपने? तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया, अगर कोई आपने कुछ उनकी फिल्में देखी हो तो। नहीं नहीं प्रतीक, मैं पुरानी वाली बात कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं बस ये कहता हूँ कि मैं ना एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो जो आपने जी कहा ना जी। फैमिली खड़ी होनी चाहिए, तो लोगों को पता है जॉइंट
फैमिली होने के फायदे कितने बोले, टचवुड, ठीक है। मेरी जॉइंट फैमिली अगर मेरे पीछे ना खड़ी होती, मैं आपको कसम से बताऊं, मूवी कंप्लीट ना होती। सुबोध सर आपको बिल्कुल। बताएंगे कैसे मेरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी हुई थी, ठीक है। मेरे भाई, मेरे कजिन्स, मेरे सारे ने भी सब पीछे खड़े हुए थे, इसी करके मूवी यही बन यही पाई। तो बहुत बड़ी इसलिए बात कभी है, कभी यही मुझे लगता जरूरी है है। यार कि हाँ, तो इसीलिए शायद मुझे किसी इंडस्ट्री की जरूरत है। मेरे घर की जो इंडस्ट्री है ना, फैमिली, वो खड़ी हो जाती है, तो मुझे किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज है। और आप जो ये आप जो ये बात सुबोध बोली जी ना, के बारे आपने में, उनकी कोई फिर से फिल्म बोलना देखी आपने क्या कौन सा आपने? यार, मैं जस्ट। सुबोध भावे जी की कोई फिल्म हाँ, देखी क्या तो यार आपने, मैं ना मराठी उनको, मतलब सुबोध सर को ना मैं जानता नहीं था, ठीक है, पहले। हाँ हाँ। तो बॉलीवुड के सारे एक्टर बना रहे थे, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, बनानी तो है मेरे को, मैं क्या करूं। तो मुझे किसी ने कहा यार तुम महाराष्ट्रन एक्टर्स अच्छे होते हैं, उनके साथ क्यों नहीं काम करते। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म मैंने कहा मैं कर हम्म सकता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं किसी को, या मैं कैसे। तो तो फिर मैं कोई थे हमारे सुबोध कॉमन फ्रेंड, उन्होंने कहा एक सुबोध भावे हैं, उनसे एक बार तुम मिलो। मैंने कहा ठीक है, मिल लेता हूँ जाके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की, बस एक दो क्लिप देखी होंगी बस। और जाते जाते बैठे बैठे वहां पहुंचा, तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या है भाई, ठीक है। तो मैंने 20-25 मिनट, आधा घंटा मैं उससे बैठा हूँ, और सर कुछ बोले ही नहीं, चुप बैठे रहे। वो कभी अपना तौलिया कुछ साफ कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसे कर रहे हैं, और फिर मुझे देख रहे हैं, फिर कभी देख रहे हैं इधर, बट ही वाज लिसनिंग कंप्लीट। मुझे दिख रहा था, और मैं बोले जा रहा था, मुझे लगा यार पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 25 मिनट हुआ, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ। सर ने बोला चल करते हैं, ठीक है, ऐसे आइडिया, चलो करते हैं। तो मैंने कहा, अरे वाह। मैंने स्क्रिप्ट तो मैंने दी नहीं यार तो 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 मैंने कहा "तो दी नहीं मैं, तो ये कह रहे चलो आपके लिए करते भी हैं। तो फिर मैंने सरप्राइज होगा अपनी वो, टीम को एकदम एकदम जाके सरप्राइज होगा आपके लिए भी। जी बन बिल्कुल सरप्राइज था यार मेरे लिए। फिर उसके बाद तो मैंने फिर अपनी टीम को जाके कहा, मैंने कहा यार लेकिन मुझे ना बंदे में कोई बात लगी यार, कोई कुछ है, मतलब ही हैज दैट थिंग। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जब मतलब जब मैं डायरेक्शन में जब करता हूँ, तो थोड़ा ऑरा ऑरा का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। इतना मैं समझदार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ऑरा का आइडिया हो जाता है। हम्म तो जब मैं उनसे मिला, तो मुझे एक ऑरा फील हुआ कि हाँ यार, आई कैन सी दैट कैरेक्टर इन हिम। और मेरी टीम वालों ने बोला कि यार महाराष्ट्र से बाहर नहीं लोग उतना जानते हैं, तो तुम सोच लो, कर लो। मैंने कहा, ठीक है, वो डजंट मैटर यार। अगर, और उसके बाद फिर जब उनकी मैंने और चेक की, मैंने कहा सही एक्टर मिल रहा है यार मुझे। मुझे जो मैंने 3-4 साल अगर काम किया, अगर कोई घटिया एक्टर मैं बॉलीवुड का 2 करोड़ मतलब उठा के ले आऊं, और वो कुछ बना ही ना पाए, तो क्या फायदा। उससे अच्छा ये है कि किसको लेके आते हैं यार, जो जो अच्छा एक्टिंग कर सकता है, जो मूवी को अच्छे आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि यार मैं कोई चीज बना के, कम से कम मुझे कल को ये तो हो यार कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। ये नहीं कि मैंने ये स्टार ला के मैंने वो खड़ा कर दिया। हालांकि प्रतीक मैं कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। ठीक, आई वाज रादर कि चल यार कि मैं इनसे इनके साथ मैं करता हूँ। और बहुत अच्छी चॉइस थी, मतलब बहुत ज्यादा ही तो इत्तेफाक थी, कोई मेरा दिमाग नहीं था, इत्तेफाक था कि अच्छी चॉइस मिल गई मुझे। तो मैंने सिर्फ फायदा उठाया, और बहुत और कुछ नहीं है। जी। और आप अभी इंडस्ट्री में, आपको अनुभव तो काफी है, 2 फिल्मों का आपका अनुभव है। तो जो कुछ नए युवक या यूथ या जो भी है, यंगस्टर्स, जो अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कैसे अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, हम्म। या फिर क्या प्रोसेस है, या क्या उन्हें करना चाहिए सबसे पहले तो? प्रतीक, एक बात तो यार, मैं बहुत किसी को सलाह देने के लिए, ठीक है, मैं ऐसा कोई बहुत वो नहीं हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैंने क्या फील किया, मुझे क्या समझ में आता है, दूसरे को बस मैं यही बता सकता हूँ जो मुझे समझ में आया कि मैं उसी के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि हर बंदे को अपना डिसीजन, अपनी लाइफ खुद पता होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर मुझसे पूछा, तो मैं बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, सॉरी रीडिंग फिल्मोग्राफी की किसने क्या फिल्में बनाई, टेक एक्सपीरियंस, लाइफ में एक्सपीरियंस लो जी, नए बिल्कुल। नए एक्सपीरियंस लो, तभी तुम्हारी अपनी आवाज बनेगी। ये मेरा मानना है कि अपनी आवाज जानने के लिए, ठीक है, अपने कुछ एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे। दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ नहीं, आपको आप सीख सकते हो, बट अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। एक्सपीरियंस लीजिए, और तभी आपकी वॉइस बनेगी। ये सब टेक्निकलिटी, फिल्म ऐसे शॉट लेना, ऐसे कैमरा, ये सब बकवास के लिए, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। आई कैन टेल यू दैट बिल्कुल। आई डोंट नो एनीथिंग।
मैं बिल्कुल ही मतलब जीरो टेक्निकलिटी में ऑलमोस्ट, ठीक है, बट आई कैन टेल यू कैन स्टिल मैनेज दैट। आपकी एक अपनी वॉइस होगी, अपना एक तरीका होगा, तो और अपनी एक यूनिक कहानी होगी, अपनी एक यूनिक वॉइस होगी, तो उस पे बहुत कुछ खड़ा हो सकता है, बिकॉज स्टोरी एक नींव होती है, आपका एक्सपीरियंस एक नींव है, उसके ऊपर सब कुछ खड़ा कर सकते हो अगर नींव आपकी स्ट्रांग है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी लेकिन हर बंदे का अपना एक तरीका है, तो और मैंने कहा मैं बहुत छोटा हूँ, मैं सलाह लेने देने लायक नहीं हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करने लायक हूँ, तो वो मैंने बता दिया बस। अच्छा, अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब फिल्म बनकर तैयार हो गई है, अगले सप्ताह 30 मई को रिलीज होने वाली है, तो अंदर से कैसे फील कर रहे हैं? रिलैक्स फील कर रहे हैं या थोड़ा टेंशन है, क्या होगा क्या नहीं, कैसे फील कर रहे हैं अभी? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, वियर्डली दोनों का मिक्सचर है, ऐसा मिश्रण है ये कि मतलब एक कभी-कभी होता है, फेज़ आता है कि रिलैक्स यार जो भी देखी जाएगी। फिर कभी-कभी होता है यार नहीं यार पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? बिकॉज़ यार हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, हम्म। अपने स्मार्टनेस से ही लोगों की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं आगे बढ़ा, और मैं सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट सब कुछ करता हूँ। ठीक है? उनके भी मतलब जो शूटिंग के लोकेशंस तक मैं ही लेके आया हूँ, सब कुछ तो आप यू कैन इमेजिन कुछ सिंगल हैंडेडली मैं ही करता हूँ। तो उसके मार्केटिंग के तरीके भी मतलब कहीं न कहीं मैं ही हैंडल मैं ही देखता रहता हूँ, एटलीस्ट ओवरव्यू तो मेरा रहता ही है। तो बहुत कुछ कर रहा हूँ और चीज़ को आ रही है, जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, उतना लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बजट नहीं है मेरे पास, हाँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं हर जगह-जगह पहुँचा पाऊँ, बट मेरी उम्मीद है अगर मूवी में अगर किसी को दम दिखेगा, अगर मूवी अच्छी होगी, तो अभी तो हम सिर्फ 100 थिएटर से शुरू कर रहे हैं। अ, अगर बात फैलती है कि लोग जाते हैं और सब लोग देखते हैं और उनको अच्छी लगती है और आगे फैलती है, तो ये 100 से कब आगे बढ़ जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। तो मेरा बस ये पूरा यही अच्छा। है कि ट्रेलर हमने बनाया तो बस आकलन कर सकते हैं, तो अभी बस वही और टेंशन है, ऑब्वियस है ही है यार, बट बिज़ी जस्ट प्रमोटिंग, मतलब बिज़ी टॉकिंग, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बिकॉज़ आइडियाज़ सिर्फ मेकिंग में नहीं होते, आप प्रमोशन में भी होते हैं। अच्छा, आपने 100 थिएटर की बात की, तो क्या इसमें नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन भी है? वहां पर भी मतलब चलो जी, एक 2-3 शोज ही सही, पर क्या नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में भी होगी रिलीज? जी, जी, जी। होगी वहां पर। चलिए, तो दोस्तों आज 30 मई को हिज स्टोरी ऑफ इतिहास ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। मनप्रीत जी को आपने सुना, सुबोध भावे जी को उन्होंने सुना, और आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सुबोध भावे सर जो पहले जुड़े थे उनका तो हमने धन्यवाद किया ही, मनप्रीत जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी रिस्क ली, इतना बड़े प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, और अगले सप्ताह उनकी फिल्म रिलीज हो रही है। तो हमारे पूरे चैनल की तरफ से मैं उन्हें हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और धन्यवाद मनप्रीत जी, आपने समय निकाला हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद।